बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। कब आ रहा है तू? पूरे 3 साल हो गए तुझे देखे, अब रहा नहीं जाता। गायत्री फ़ोन पर अपने बेटे गौरव से बोली। गौरव बोला, मम्मी, मेरी 15 दिनों बाद मुंबई में मीटिंग है, जिसके सिलसिले में मैं मुंबई आने वाला हूँ। तब गांव भी आऊँगा। और यह बताओ, घर में सब कैसे हैं? दादा दादी, पापा? गायत्री बोली, सब ठीक है बेटा, बस दूध जल्दी से आ जा। फ़ोन रखकर गौरव को अपना परिवार याद आ गया। वह भी सभी को बहुत याद करता था, और खासकर अपने दादा दादी को। दादा दादी के प्रति उसका विशेष लगाव था। बचपन में उन्हीं के साथ ज़्यादा रहा करता था। जब से पढ़ाई के सिलसिले में विदेश आया, तब से वापस भारत जाने की संभावनाएं बहुत कम हो पाती थी। पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई, विदेश में ही नौकरी भी लग गई। मगर इस बार उसे खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही अपने घर तो जाने को मिलेगा। अपने माता पिता और दादा दादी को देखने की उसकी आंखें तरस रही थी। उसे वह दिन याद आ गए जब बचपन में वह अपने दादा दादी के साथ ही सोया करता था। रोज रात को दादा दादी कहानियाँ सुनाते, तब जाकर उसे नींद आती। दादी रोज उसी की पसंद का खाना बनाती, और उसके दादा उसे रोज शाम को बाहर घुमाने ले जाते। सारी बातें याद करके गौरव का दिल बच्चे जैसा मचल उठा, अपने परिवार से मिलने। मगर यहाँ विदेश से ऐसे निकलना आसान कहाँ था। बहू, तुम्हारे पापा जी का शुगर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि मीठे से भी बहुत सालों से परहेज रखा हुआ है इन्होंने। इन गांव के डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गए हैं, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि दिन ब दिन इनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होता। गायत्री की सास विमला जी ने गायत्री से कहा। गायत्री मुंह बिचका कर बोली, माँ जी, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? यहाँ गांव के डॉक्टरों को दिखाने आपको पैसे देते हैं, वह क्या कम है जो अब आपको बड़े डॉक्टर को दिखाने शहर जाना है? आने दो आज आपके बेटे को। आपकी शिकायत ना की तो मेरा नाम गायत्री नहीं। विमला जी बोली, मुझे माफ़ कर दो। तुम निशान से कुछ ना कहना। वैसे ही वह काम से थक हार कर आता है, और ऐसे में तुम शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ जाती हो तो दिमाग भी हिल जाता है। और वह गायत्री बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ जी कि आपको अपने बेटे से डर लगता है? तभी तो आप मुझे आकर यह सब कह रही हैं। जाइए, अपने बेटे से ही क्यों नहीं बात करती? जब आपको पापा जी को बड़े डॉक्टर को दिखाना ही है तो। विमला जी बोली, बहू, मेरे बेटे के कान तो तुम ही भरती हो। अब अच्छी बात हो या बुरी, सब कुछ घर में तुम्हारे कहने से ही होता है। इसलिए तुमसे कहने चली आई थी, मगर अब यह समझ चुकी हूँ कि तुम कभी तुम्हारे पापा जी को बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाने दोगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पति का पैसा तुम्हारे पापा जी की जान से ज़्यादा प्यारा है। गायत्री बोली, माँ जी, पैसा तो भला हमारा ही खर्च होता है ना, आपका क्या जाता है? विमला देवी अपने बेटे निशांत से कुछ कहने का साहस करती भी कैसे। गायत्री उनसे पहले ही निशांत को सब अनाप शनाप पट्टी पढ़ा चुकी होती थी। निशांत तो सिर्फ गायत्री की हाँ में हाँ मिलाता था, इसलिए उससे बात करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता था। विमला जी अपने पति गिरधारी जी से बोली, सुनिए, हम शाम को यहीं पास में जो डॉक्टर कमलेश हैं, उसको दिखाने चलेंगे। गिरधारी जी ने भी चुप्पी से हाँ में इशारा कर दिया। वह भी बेबस थे। अब इस उम्र में कहीं गिरधारी जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गई। रास्ते में जोर से बारिश बरसने लगी। रिक्शा में बैठे गिरधारी लाल जी बोले, विमला, तुम्हें पहले बारिश बहुत पसंद थी ना? तुम जानबूझकर बाहर भीगने चली जाती थी। विमला जी बोली, हाँ जी, बहुत पसंद थी, और अभी भी बहुत पसंद है, मगर अब डर लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बीमार ना हो जाए।
गिरधारी जी बोले, हाँ विमला, अब मुझे ही देख लो, मैं तो ज़्यादातर बीमार रहने लगा हूँ। गिरधारी जी को गांव के डॉक्टर ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया और वे लोग वापस रिक्शा पकड़कर घर के लिए रवाना हुए। रिक्शा से उतरकर विमला जी ने गिरधारी जी का हाथ थाम लिया, क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ जमा हो गया था। उन्हें डर था कि कहीं गिरधारी जी फिसल ना जाएं। तभी गायत्री अपनी कुछ सहेलियों को बाहर तक छोड़ने आई। जब गायत्री ने दोनों को यूं एक दूसरे का हाथ थामे देखा तो आकर निशांत के सामने खूब बवाल किया और कहने लगी, अब इस उम्र में इन दोनों बुढ़ों को मटर गश्ती करते शर्म नहीं आती क्या? निशांत, तुम्हें पता है, मेरी सहेलियों ने भी यह दृश्य देखा और सभी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। एक ने तो यह तक कह दिया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गायत्री, तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में शर्म नहीं आती है क्या, जो रास्ते में भी एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। निशांत, मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों की हरकतों से। ना जाने कब तक मेरी ही छाती पर मूंग दलते रहेंगे यह दोनों। तुम इन दोनों को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? कम से कम बला तो टलेगी हमेशा के लिए। निशांत को गायत्री की तरकीब पसंद आई और वह दूसरे दिन ही बोला, माँ, मैं कल ही पापा को मुंबई बड़े अस्पताल में दिखाने ले चलूँगा। वैसे भी पापा का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग अपने कपड़े बैग में भर लीजिए, क्योंकि वहाँ हमें 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। गिरधारी जी और विमला जी सोचने लगे, आज बेटा इतने चाशनी भरे शब्दों में कैसे बात कर रहा है। इतने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन इसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी, उल्टा बातें सुना दिया करता था। और आज अचानक बड़े डॉक्टर के वहाँ ले जाने तैयार कैसे हो गया? विमला जी ने अपना और गिरधारी जी का बैग तैयार कर दिया और दूसरे ही दिन वे लोग मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे, निशांत उन्हें अस्पताल के बाहर बैठा कर बोला, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। निशांत को गए जब काफ़ी समय हो गया, गिरधारी जी और विमला जी परेशान हो गए। दोनों ने निशांत के नंबर पर फ़ोन किया, पर निशांत का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। दोनों थक हार कर वहीं बैठे रहे। बेचारे यहाँ किसी को जानते भी तो नहीं थे। रात को वहीं बेंच पर सो गए। 2-3 दिन जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे उसी से काम चलाया। शायद अब वह दोनों यह बात जान चुके थे कि उनका बेटा उन्हें जानबूझकर यहाँ अकेले छोड़ चला गया है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों को यूं रोते देख एक नवयुवक जो वहाँ से गुजर रहा था वह बोला, अंकल जी, आप लोग यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हो, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपनी पुरानी कहानी बता दी। राज को उन पर तरस आ गया और वह दोनों को अपने घर ले गया। गिरधारी जी और विमला जी वापस बेटे के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए विमला जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम तुम्हारे घर ऐसे ही मुफ्त में नहीं रहेंगे। तुम हमें घर का काम करने दे दो, ताकि हमें यह ना लगे कि हम यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। राज अपने पिता के साथ उस घर में अकेले रहता था। उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे, इसलिए उसने घर के सारे काम इस वृद्ध दंपत्ति को दे दिए। वहाँ विदेश से गौरव भी अपनी मीटिंग के लिए मुंबई के लिए रवाना हो चुका था। जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वह कोई और नहीं, राज ही था। गौरव राज के घर पहुंचा और दोनों ने एक साथ मीटिंग की। उतने में विमला जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। गौरव अपनी दादी को वहां देखकर दंग रह गया। गौरव अपनी दादी के गले लग गया और दादा दादी ने उन्हें पूरी बात बताई।
गौरव दादा दादी को यहाँ राज के घर छोड़कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचा। वहाँ वह अनजान बनते हुए बोला, दादा दादी कहाँ हैं? वे दोनों थोड़े दिनों के लिए तुम्हारी बुआ जी के घर गए हैं। निशांत और गायत्री ने झूठ बोला। गौरव बोला, बुआ जी तो दिल्ली रहती हैं, इसका मतलब इस बार दादा दादी से मिलना नहीं हो पाएगा मेरा। गौरव को आए 2-3 दिन हो चुके थे। गौरव बोला, मम्मी पापा मैंने आप लोगों की विदेश की टिकट्स बनवाई है। इस बार मैं आप दोनों को वहाँ ले जाऊँगा। विदेश का नाम सुनकर निशांत और गायत्री खुश हो गए। गौरव ने अपने दादा दादी की भी विदेश की टिकट्स बनवा ली थी। पहले वह अपने माँ पापा को विदेश लेकर पहुँचा और उन्हें वहाँ एक जगह बैठा कर बोला, मैं अभी आता हूँ, कहकर अपने दादा दादी को लेने चला गया। पूरे दिन निशांत और गायत्री अनजान देश में बैठे रहे और जब काफ़ी देर बाद भी गौरव नहीं आया तो उनकी आंखें भर आई। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। काफ़ी समय बाद गौरव अपने दादा दादी को लेकर वहाँ आया और बोला, मम्मी पापा आप लोगों ने दादा दादी के साथ जो किया वही मैंने आप लोगों के साथ दोहराया। कैसा लगा आपको? निशांत और गायत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों गिरधारी लाल जी और विमला जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वह शायद यह भूल जाते हैं कि कल के दिन उनके बच्चे भी वही व्यवहार उनके साथ दोहराएंगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।